जय हिंद। भारत और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज हम पश्चिमी एशिया में उस स्थिति को एग्जामिन करेंगे जो पिछले कई दशकों का सबसे खतरनाक सैन्य टकराव यानी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बन सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के अंदर गहराई तक और बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और पर्शियन गल्फ के अलग अलग इलाकों में हमलों के जरिए रिस्पॉन्ड किया है। अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। गल्फ स्टेट्स भी बेहद सतर्क और तनाव में हैं और ग्लोबल ऑयल रूट्स पर भी दबाव बढ़ गया है। लेकिन सुर्खियों से आगे कई गहरे स्ट्रेटेजिक सवाल छिपे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने अभी ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों लिया? ईरान की जवाबी रणनीति क्या है? इस युद्ध में कौन कौन सी सैन्य ताकतें तैनात की जा रही हैं और कौन से वेपन्स बैटलफील्ड को शेप कर रहे हैं? डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में हम स्ट्रेटजी, फायर पावर, बढ़ते तनाव के खतरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ईरान एक तरफ और अमेरिका तथा इजराइल दूसरी तरफ, इनके बीच मौजूदा संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से ये टेंशन मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका तेजी से बढ़ता हुआ मिसाइल आर्सेनल और पूरे रीजन में उसका फैला हुआ प्रॉक्सी नेटवर्क। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस टकराव को खुली लड़ाई में बदल दिया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में ईरान के अंदर गहराई तक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स शुरू की। इन हमलों के टारगेट पर थे रणनीतिक ठिकाने जैसे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल बेसेस और कमांड सेंटर्स। तो आखिर इस युद्ध के पीछे असली स्ट्रेटेजी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का मिलिट्री कैंपेन एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस। लक्ष्य है ईरान पर इतनी तेज और सटीक स्ट्राइक्स करना जिससे उसका मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए। इस युद्ध के शुरुआती चरण में इजरायली एयरफोर्स ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। इजराइल ने अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया है, जैसे F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, F-15 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक फाइटर्स और F-16 मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स। इजराइल के बेसिस से उड़ान भरकर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की मदद से इन जहाजों ने ईरान के भीतर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं। टारगेट्स में शामिल हैं ईरान के एयर डिफेंस रडार्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर्स, वेपन डिपोज और लॉजिस्टिक नोड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इन स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया है अपने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के साथ। ये मिसाइल्स वॉरशिप और सबमरीन से लॉन्च किए गए जो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ में तैनात हैं। अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने में सक्षम है। ये मिसाइल्स लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट्स को हाई प्रिसीजन के साथ हिट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली वॉशिंगटन और तेल अवीव 3 ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त करना, ईरान की मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस को तोड़ना, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। लेकिन ईरान पर हमला करना मिडिल ईस्ट की पिछली लड़ाइयों से अलग है। ईरान भौगोलिक रूप से विशाल है, सैन्य रूप से तैयार है और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हेवीली फोर्टिफाइड है। उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज बिखरी हुई हैं, अंडरग्राउंड हैं और पूरी तरह से छुपी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध के प्लानर्स की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा और जटिल हो सकता है यह संघर्ष।
यूएस और इजराइल के ऑपरेशनल उद्देश्य क्या हैं और उनकी रणनीति क्या है? सबसे पहला है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देना। दूसरा है मिसाइलों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर देना। तीसरा है ईरान के कमांड स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देना, तबाह कर देना। और आखिरी और सबसे अहम पॉइंट है रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे हमास, हूती और हिजबुल्ला, इनको पूरी तरह से तोड़ देना। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। वो कौन कौन से स्थान है जहां पर हमला हुआ है? शुरुआत उत्तर से करें, तेहरान के बाद में जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे तो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके बाद आपकी इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, फिर बुशेर न्यूक्लियर फैसिलिटी और फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ये मुख्य तौर पर ये फैसिलिटीज हैं जिनको इजराइल ने ईरान के अंदर टारगेट किया है। यूएस इजराइल स्ट्रैटेजी के केंद्र में एक सीधी सोच है कि भारी प्रिसीजन स्ट्राइक्स के जरिए ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने से पहले कमजोर किया जा सके। लेकिन ईरान कोई कन्वेंशनल मिलिट्री टारगेट नहीं है। ईरान के मिसाइल सिस्टम मोबाइल हैं, कमांड नेटवर्क्स अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं और उसकी कई अहम फैसिलिटीज जमीन के काफी नीचे बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि शुरुआती स्ट्राइक्स ईरान को नुकसान तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन इससे युद्ध जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है और इसलिए यह युद्ध का अलग चरण शायद शुरुआती हमलों से ज्यादा ईरान के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। इस तरह युद्ध की शुरुआती चरण साफ तौर पर ईरान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को क्रिपल करने की कोशिश है ताकि वो आगे बड़े स्तर पर युद्ध को ना बढ़ा सके। लेकिन ईरान भी पैसिव नहीं रहा है। दरअसल तेहरान ने इस बैटलफील्ड को सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पूरे गल्फ क्षेत्र में फैला दिया है। यूएस इजराइल स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान का रिस्पांस तेज और कई स्तरों पर रहा है। सिर्फ इजराइल तक रिटेलिएशन सीमित रखने के बजाय तेहरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कई फ्रंट्स खोल दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी फोर्सेस अब रीजन में अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही हैं। ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है। तेहरान जानता है कि वह कन्वेंशनल एयर पावर में यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए ईरान रिलाई करता है मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स पर। पहले इजराइल स्ट्राइक्स के कुछ घंटों के भीतर ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और आर्म ड्रोन्स लॉन्च किए। लेकिन ईरान यही नहीं रुका। मिसाइल्स और ड्रोन्स यूएस बेसिस की ओर भी भेजे गए और अमेरिकी बेसिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। ये बेसिस थे कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन में। कुछ रेडार इंस्टॉलेशंस और एयर डिफेंस सिस्टम्स को ईरान ने टारगेट भी किया। ईरान की स्ट्रेटजी स्पष्ट है। यूएस बेसिस को थ्रेटन करके तेहरान युद्ध की कॉस्ट को बढ़ाना चाहता है। ये स्ट्रेटजी गल्फ की सरकारों पर भी दबाव डालती है, क्योंकि कई गल्फ के देश यूएस को बेसिस प्रदान करते हैं लेकिन ईरान के साथ सीधे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ईरान ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भी थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल का शिपमेंट यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर तुरंत असर पड़ेगा। तो ऐसे में ईरान की रणनीति क्या है? ईरान की रणनीति में बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा जखीरा शामिल है और उनके द्वारा हमला करना। दूसरा, ड्रोन स्वॉर्म अटैक पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर यानी पश्चिमी एशिया के अंदर अमेरिकी और बाकी सैन्य ठिकानों के ऊपर करना। तीसरा, प्रॉक्सी युद्ध यानी हमास, यूती और हिजबुल्लाह को एक नया फ्रंट खोलने के लिए तैयार करना, उकसाना। और क्षेत्रीय स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों के ऊपर एक कारगर और प्रिसाइज हमले करके मनोबल को तोड़ना। और आखिरी और बहुत अहम, ग्लोबल एनर्जी मार्गों के ऊपर
प्रभाव डालना और पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिसरप्ट करना। उधर ईरान ने पश्चिमी एशिया के अंदर फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान ने अल उवैद एयरबेस कतर में ध्वस्त किया है, वहीं 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में उसको निशाना बनाया है और प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया को भी टारगेट किया है। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस भी निशाने पर था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ऑयल शिपिंग को प्रभावित किया है। ईरान की रिटालिएशन हमें उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रीन के बारे में एक अहम संकेत देती है। तेहरान की कोशिश यह नहीं है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल को कन्वेंशनल बैटलफील्ड में हराए। इसकी बजाय ईरान कॉन्फ्लिक्ट की ज्योग्राफी को फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूएस बेसिस को निशाना बनाकर, गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालकर और युद्ध की इकोनॉमिक कॉस्ट को बढ़ाकर। इसे असिमेट्रिक स्ट्रैटेजी कहा जाता है और अगर ईरान बैटलफील्ड को फैलाने में सफल होता है तो यह कॉन्फ्लिक्ट जल्द ही एक रीजनल क्राइसिस में बदल सकता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रियलिटी को सामने लाती है। तेहरान कन्वेंशनल वॉर जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके बजाय वह इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलाने और एस्केलेशन कॉस्ट को बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। और ये हमें मिलिट्री पावर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल कौन कौन सी सैन्य ताकतों को तैनात कर रहे हैं। यूएस इजराइल अलायंस और ईरान के बीच मिलिट्री इम्बैलेंस बहुत बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स बना हुआ है, वहीं इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड और तकनीकी रूप से सक्षम एयरफोर्स और सैन्य ताकत है। लेकिन ईरान के पास भी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो बैटलफील्ड्स को जटिल बना देती है। सबसे पहले आइए अमेरिका और इजराइल की तरफ से तैनात की जा रही सैन्य ताकतों को समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट में बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है, जिसमें शामिल हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जो अरेबियन सी और पूर्वी मेडिटेरेनियन में ऑपरेट कर रहे हैं। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में आमतौर पर शामिल होते हैं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ तथा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट्स में FA-18 सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स एसिड्स भी डिप्लॉय की गई हैं, जिसमें B-2 जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स भी शामिल हैं। दूसरी ओर इजराइल की एयरफोर्स इस कैंपेन को स्पीयरहेड कर रही है। इजराइल के पास जहाज़ों की एडवांस फ्लीट है, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर, F-15 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और F-16 कॉम्बैट जेट शामिल हैं। इजराइल के पास मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिसमें शामिल हैं आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। इन सिस्टम्स को अब ईरान के मिसाइल अटैक्स को झेलना पड़ रहा है और इस समय ये सारे सिस्टम एक भारी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल क्यों इतने ज़्यादा प्रभावी हैं, उनके पास कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिसकी वजह से वो इतने प्रभावी बन रहे हैं। तो देखिए, उनके पास में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं। 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जैसे F-35 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं जैसे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, और एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे डेविड स्लिंग और एजिस, और एडवांस्ड ISR नेटवर्क जिसके अंदर F-18 हॉर्नेट एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अलग अलग इंटरनेशनल न्यूज़ सोर्सेस से जानकारी एकत्रित करके हमने ये नक्शे के ऊपर अमेरिकन नेवल फोर्सेस को प्लॉट किया है। तो कौन कौन सी नेवल शिप्स और कहां कहां मौजूद हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की, जहां के अंदर USS अर्ली बुरके, वॉस्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप, USS बुकलेले, USS जॉर्जिया और USS रोजवेल्ट बताए जा रहे हैं।
और सुइस कैनाल के दक्षिण में और रेड सी के अंदर यूएसएस कोल की मौजूदगी बताई जा रही है। अब बात करते हैं पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी की। तो अरेबियन सी से अगर शुरू करते हैं तो बहुचर्चित यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ है यूएसएस मैकेन, यूएसएस डैनियल इनोयू, यूएसएस मिशेल मर्फी और यूएसएस रसल्स। साथ ही साथ बातें ये भी हो रही हैं कि पर्शियन गल्फ के अंदर रोजोवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी है। अब इसकी पुष्टि पूरी तरह नहीं है, लेकिन ऐसा कई समाचार पत्रों में बताया गया है। सिर्फ सैन्य ताकत की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के पास साफ तौर पर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, प्रिसीजन मिसाइल्स और लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्हें कन्वेंशनल वॉरफेयर में बड़ा फायदा देते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध अक्सर सिर्फ टेक्नोलॉजी से तय नहीं होते। ईरान की स्ट्रैटेजी, नंबर्स, परसिस्टेंस और सैचुरेशन अटैक्स पर आधारित है। इसका मतलब है कि असली परीक्षा यह नहीं होगी कि किसके पास सबसे एडवांस वेपन्स है, बल्कि यह होगी कि कौन सा पक्ष दबाव को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल तकनीकी क्षमता और एयर पावर में स्पष्ट रूप से आगे हैं, लेकिन ईरान के पास एक बिल्कुल अलग प्रकार की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स नहीं, बल्कि उसका विशाल मिसाइल और ड्रोन भंडार है। ईरान ने दशकों तक बिल्कुल इसी तरीके के कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी की थी। एक बड़ी कन्वेंशनल एयरफोर्स बनाने के बजाय तेहरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और असिमेट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं में अपना इन्वेस्टमेंट किया। आज ईरान के पास वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल है। ईरान के मिसाइल सिस्टम्स में शामिल हैं शहाब 3, जिनकी रेंज लगभग 1300 किलोमीटर की है। फिर आती है अहमाद प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम, जिनकी रेंज 1700 से 1800 किलोमीटर तक की बताई जाती है। वहीं सिजिल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, सबसे लंबी दूरी और सबसे गति वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं इजराइल को, अमेरिकी बेसेस जो कि पूरे गल्फ में फैले हुए हैं, और साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज के रीजनल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ईरान ने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे प्रसिद्ध है शहीद ड्रोन सीरीज। ये ड्रोन सस्ते हैं, बड़ी मात्रा में हैं और इनको आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को बड़ी आसानी से ओवरवेल्म भी कर सकते हैं। इसीलिए ईरान की स्ट्रेटेजी है वॉल्यूम और परसिस्टेंस। एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करके एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करना। ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स और नेवल स्वॉर्म टैक्टिक्स भी है, जो पर्शियन गल्फ शिपिंग को थ्रेटन कर सकते हैं। तो अब ईरान की सैन्य ताकत पर नजर डाल लेते हैं। ईरान के पास में एक बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है। उसकी ड्रोन क्षमता बहुत ही कारगर है और प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्क भी काफ़ी प्रभावी है, जैसे हमास, हूती और हिजबुल्ला। एंटी शिपिंग मिसाइल प्रणालियां हैं, जिसके अंदर एंटी शिप मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री खतरा बढ़ा देने की एक विशेष काबिलियत ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर मौजूद है। ईरान का मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल इसी तरह के कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार किया गया है। वेस्टर्न एयर पावर से सीधा मुकाबला करने के बजाय तेहरान ने ऐसे वेपन्स में निवेश किया है जो लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर सके और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सके। अगर गौर से देखें तो ये सिस्टम्स वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जितने एडवांस नहीं हैं, लेकिन अगर इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक मजबूत डिटरेंट बन जाते हैं। यही वजह है कि यह कॉन्फ्लिक्ट अब धीरे धीरे प्रिसीजन वॉरफेयर और सैचुरेशन वॉरफेयर के बीच की लड़ाई बनती जा रहा है। इन दो मिलिट्री मॉडल्स के बीच टकराव ही इस वॉर को डिफाइन कर रहा है।
एक और यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जिनके पास प्रिसीजन एयर पावर और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, दूसरी ओर ईरान जिसके पास मिसाइल्स, ड्रोन्स और रीजनल एस्केलेशन की क्षमता है। और इस कॉन्फ्रंटेशन का आउटकम पूरे मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल सकता है। ईरान युद्ध के पीछे की असल रणनीति क्या है? तो आइए एक कदम पीछे हटकर बड़ी रणनीतिक तस्वीर को देखने का प्रयास करते हैं। हम आज पश्चिमी एशिया में जो देख रहे हैं सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर सिक्योरिटी ऑर्डर को लेकर दो कंपीटिंग विजन्स के बीच में कॉन्फ्रंटेशन है और तीन क्रिटिकल क्वेश्चंस तय करेंगे कि ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा। तो क्या अमेरिका इजराइल की रणनीति काम करेगी, यानी परमाणु क्षमता नष्ट करना, मिसाइल ताकत को निष्क्रिय करना और ईरान के क्षेत्रीय पकड़ को कमजोर करना? यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का मानना है कि ओवरवेलमिंग प्रिसीजन स्ट्राइक्स के जरिए ईरान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को तोड़ा जा सकता है। लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देना, मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स को निष्क्रिय कर देना, मिलिट्री कमांड नेटवर्क को डिसरप्ट कर देना। यदि ईरान अपनी इफेक्टिव रिटेलिएटरी एबिलिटी खो देता है तो उसे नेगोशिएशन के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन इस अजम्पशन में एक बड़ी समस्या है। ईरान ने ठीक इसी प्रकार के युद्ध की तैयारी 20 साल से अधिक समय से की है। इसके मिसाइल बेसिस अंडरग्राउंड हैं, फैले हुए हैं, डिस्पर्स्ड है और मोबाइल है। इसके कमांड नेटवर्क्स मल्टी लेयर्ड और डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि यूएस और इजराइल ईरान को काफी हद तक नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी मिलिट्री काबिलियत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। ये कोई शॉर्ट कैंपेन नहीं है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट बनता जा रहा है। ईरान की रणनीति और युद्ध का विस्तार, क्षेत्रीय तनाव का विस्तार, मिसाइल सैचुरेशन अटैक और ऊर्जा मार्गों पर खतरा। ईरान जानता है कि वह कन्वेंशनल वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स को हरा नहीं सकता, इसलिए ईरान पूरी तरह से एक डिफरेंट गेम खेल रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी पूरे क्षेत्र में बैटलफील्ड को एक्सपैंड करने की है। केवल इजराइल से लड़ने के बजाय तेहरान लक्ष्य बना रहा है कि पूरे गल्फ में अमेरिकन बेसिस पर, स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम्स पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ग्लोबल शिपिंग्स पर प्रहार किया जाए। ईरान का मैसेज साफ है, यदि ईरान पर हमला जारी रहता है तो पूरे रीजन को अनस्टेबल होना होगा। ऑयल मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, शिपिंग रूट्स कमजोर हो जाएंगे और अचानक एक रीजनल वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल जाएगी। ये असिमेट्रिक डिटरेंस है। ईरान अमेरिकन पावर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ वॉर को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय युद्ध, हूती, हमास और हिजबुल्लाह का सक्रिय मोर्चा खोलना, खाड़ी के देश युद्ध में शामिल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग बाधित हो। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी आगे है, क्योंकि इस तरह के युद्ध शायद ही कभी सीमित रहते हैं। अगर हिजबुल्लाह, हूती और हमास दूसरा फ्रंट खोल देते हैं, अगर गल्फ स्टेट्स युद्ध में सीधे तौर पर भागीदारी बन जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू शिपिंग को डिसरप्ट किया जाता है, तो ये संघर्ष 2003 में हुए इराकी हमले के बाद का सबसे बड़ा वेस्ट एशिया का युद्ध होगा। और इसका असर केवल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? ये युद्ध सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस को डिसमेंटल करना चाहते हैं, वहीं ईरान ये साबित करना चाहता है कि उसे स्ट्रेटेजिकली हराया नहीं जा सकता। और जैसे जैसे मिसाइल्स और ड्रोन्स पूरे रीजन में उड़ रहे हैं, एक बात साफ है, ये कॉन्फ्लिक्ट शायद अभी अपनी शुरुआती दिशा में है। वेस्ट एशिया में युद्ध सीमित नहीं रहते। प्रिसीजन स्ट्राइक्स से शुरू होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर बड़ी रीजनल वॉर्स में बदल जाते हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान ये साबित करना चाहता है कि उसे कंटेन करना आसान नहीं है। आज जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स हम देख रहे हैं,
वो शायद एक बहुत बड़े कॉन्फ्रंट्रेशन की शुरुआती चालें हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया में इतिहास हमें बार बार एक बात सिखाता है, यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदलते, वे जियोपॉलिटिक्स को भी रीशेप कर देते हैं। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अपने कमेंट सोशल मीडिया पर #DD के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात डिफेंस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।